Welcome back to my channel again, Cyberbugs Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है सिक्योरिटी एनालिस्ट। अब एक इशू था कि जब भी मैं वीडियोस बनाता हूं तो उसमें जो बैकग्राउंड का म्यूजिक है वो थोड़ा सा इरिटेट करता है। तो आने वाले जो वीडियोस में आपको बैकग्राउंड म्यूजिक्स नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। और फर्दर अगर इशू होता है तो आप मुझे बताइए, वैसा फिर हम लोग फिक्स करते हैं। ओके। अब इसके पहले वाले वीडियोस में आपने देखा होगा कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, कैसे उसको परफॉर्म करते हैं और क्या अलग अलग वेज है पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करने के। आज आज हम देखेंगे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग का स्कोप क्या है। ठीक है। आपको कैसे अपने टारगेट को डिफाइन करना है और एंगेजमेंट मेथड क्या होता है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्री एंगेजमेंट एक्टिविटी की जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में होती है, तो प्री एंगेजमेंट एक्टिविटी पेन टेस्टिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। जब भी आप कोई काम करते हो, जब भी आप एक असेसमेंट परफॉर्म करते हो, तो प्री एंगेजमेंट एक्टिविटीज जो होती है मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के पहले वाली एक्टिविटी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, फॉर द ग्राउंड वर्क। अब ये जो एक्टिविटी है ये बेसिकली क्या इन्वॉल्व करती है। ठीक है, मतलब जब भी अगर आप एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हो तो उसके पहले आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला है आपका कम्युनिकेशन। अब ये जो कम्युनिकेशन है ये किससे होगा। ठीक है। अब या तो ये कम्युनिकेशन आपके टीम से होगा, जो भी आपके टीम में पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। और आपके पेनिट्रेशन टेस्टिंग टीम से लेके तो क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, जो भी आपका क्लाइंट है जिस पे भी आप एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हो। ओके। ठीक है, दोनों में कम्युनिकेशंस होना चाहिए। जो भी इश्यूज है, जो भी क्वेरीज है, आपको आपस में कम्युनिकेट करके करना होता है। देन उसके बाद प्लानिंग। आप कोई भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्ट करते हो तो उसके लिए आपको प्लानिंग एंड स्कोपिंग डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज मेरे पास में दो इंफ्रा मुझे दिया हुआ है टेस्ट करने के लिए। ठीक है। सबसे पहला है वेब और सेकंड वाला है मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है। तो पहले मैं अपना प्लानिंग करूंगा कि मुझे किस पे पहले टेस्टिंग करनी है, वेब पे करनी है या मोबाइल पे करनी है। ठीक है। एक बार मेरा स्कोप डिसाइड हो जाए कि सबसे पहले मैं वेब पे करूंगा, फिर मेरा जो एंगेजमेंट है यानी पहले मैं ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उस पर चेक करूंगा क्या क्या वल्नरेबिलिटीज इस पे टेस्ट करनी है और कौन सी वल्नरेबिलिटी टेस्ट नहीं करनी है। इनफैक्ट कौन सा यूआरएल टेस्ट करना है, कौन सा डोमेन टेस्ट करना है, सारा के सारा जो है वो मैं इंफॉर्मेशन ले लूंगा। ठीक है। एक बार मुझे पता चल गया कि मुझे ये काम करना है, एक बार मैंने सारी की सारी प्लानिंग कर ली, उसके बाद फिर मैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करूंगा। ठीक है। आपको एक चीज इंश्योर रखनी है। ठीक है, कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग और जो आपका क्लाइंट है, ठीक है, वो सेम ऑब्जेक्टिव्स के पेज में होना चाहिए जो आप रिपोर्ट राइटिंग बनाते हो। ठीक है, तब उसकी मेथोडोलॉजी, लिमिटेशन और एंगेजमेंट सारी चीजों को आपको डिफाइन करके रखना पड़ता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले भी रिपोर्ट राइटिंग में दिखाई है। इनफैक्ट मेरे कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसके अंदर मैंने रिपोर्ट राइटिंग करना सिखाया भी है आपको। ठीक है, इनफैक्ट मैंने चैट जीपीटी से भी आपको बताया। अगर फिर भी आपको नहीं पता है तो आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। ओके। नाउ अब आता है रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल। ठीक है, अब देखो रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल होता कि पहले ये समझ लो। ठीक है, रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल तभी होगा जब आप किसी कंसल्टेंसी फर्म के लिए काम करते हो। ठीक है, अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम करते हो तो रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल होता क्या है, बेसिकली जो भी आपका क्लाइंट है, ठीक है, उसको आप एक प्रपोजल सेंड करते हो आपके डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, डॉक्यूमेंट एक आप अटैच करते हो, एक प्रपोजल सेंड करते हो कि आप अब एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, और ये जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग वेंडर्स होते हैं आप उनको सेपरेटली ये एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सेंड करते हो। ठीक है, और आप ये भी बोलते हो कि जो भी आपका प्रपोजल है वो एक
बेसिकली ड्यू डेट में सेंड करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर ईवाई है, ठीक है, ईवाई अगर काम कर रहा है टाटा स्टील के लिए, तो अगर वो टाटा स्टील के लिए काम करता है तो वो एक रिक्वेस्ट प्रपोजल का डॉक्यूमेंट भेजता है, ठीक है, कि ये मेरा पेनिट्रेशन टेस्टिंग का रिक्वेस्ट प्रपोजल डॉक्यूमेंटेशन है और हम लोग क्या क्या परफॉर्म करेंगे आपके सिस्टम पे, सारी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में दी होती है, ठीक है। अब रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल क्या करता है? रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल बेसिकली जो भी आप सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है, आप कैसे उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी इश्यूज को फाइंड करोगे ताकि आपका जो भी बिजनेस इम्पैक्ट है वो कम हो, ठीक है, आप उसको एक प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट राइटिंग दोगे विद मिटिगेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। प्लस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप किसी भी टीम से काम करते हो तो उसमें रहना चाहिए कि आप किस टीम के लिए काम कर रहे हो, कौन कौन से बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर के डिटेल जैसे कि एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें उस डॉक्यूमेंटेशन में होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट, प्रपोजल सबमिशन। अब जब भी आप प्रपोजल सबमिट करो तो उसमें कुछ चीजें आती हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी में आपका एक हाई लेवल सिनॉप्सिस होता है, ठीक है, सिनॉप्सिस होता है जहाँ पे आप बताते हो कि क्या फीचर और बेनिफिट्स आपको मिलेंगे हमारे तरफ से जब मैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करूंगा, ठीक है। प्रोजेक्ट डिलीवरी, आपको कितने दिनों में आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपको मिलता है, ठीक है, क्या उसका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, और क्या क्या चीजें आपको मिलेगी। ओके, अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको टेक्निकल रिपोर्ट और एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स, ठीक है, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग रिपोर्ट्स, बहुत सारे रिपोर्ट्स आती है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन पे। फिर उसके बाद में प्राइसिंग, ठीक है, आप कितना चार्ज करोगे उस पर्टिकुलर सिस्टम या इंफ्रा को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, वो भी इस प्रपोजल रिपोर्ट में होता है। लेट्स से मैंने अगर बोला कि एक हफ्ते का 7 लाख रुपीज लगेगा फॉर फुल ऑडिटिंग के लिए, ठीक है, तो ये मेरा प्राइसिंग रेंज हो गया। अब इसमें भी क्या टेस्ट करना है, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स, उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में टीम स्ट्रेंथ, आपको ये बताना है कि आपके टीम में कितने मेंबर हैं और उनके पास कितना एक्सपीरियंस है। जितने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पेनिट्रेशन टेस्टर होंगे उतना ज्यादा जो है वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अप्रोच एंड मेथोडोलॉजीज, ठीक है, ये बेसिकली डिटेल्स बताता है कि आपके पास क्या टेक्निकल एक्सपर्टीज है, आप कैसे उस टेस्टिंग को प्रोसीजर करोगे, कैसे उस टेस्टिंग को परफॉर्म करोगे, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन होती है आपकी प्रपोजल सबमिशन पे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आप कैसे अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करते हो, ठीक है, आपकी टीम के साथ में कैसे आप कम्युनिकेट करते हो। रेफरेंसेस, आपको आपके वर्क का रेफरेंस देना है, ठीक है, कि आपने इसके पहले कितने कंपनीज में पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म किया हुआ है, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्ट किया हुआ है, ताकि आपका जो वेटेज है वो ज्यादा बढ़ता है। देन आपकी कंपनी की ब्रीफिंग, जैसे कि आपकी कंपनी का एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एक्सपर्टीज, कुछ सिमिलर सर्विसेज जो भी आपने प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ऑल ओवर ये एक ऐसा सबमिशन होता है, ठीक है, प्रपोजल सबमिशन, आप आगे वाले को भेजते हो, जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया वैसे आप उसके तरफ से स्टार्ट काम करना चालू कर दोगे, ठीक है। तो ये प्रपोजल सबमिशन जो है वो देखा जाए तो कोई भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर करता है, ठीक है, कोई भी आईटी फील्ड लो आप। जैसे कि अगर सपोज मैं वेब डेवलपमेंट में हूँ, मैंने आपको प्रपोजल सेंड किया कि आपकी जो वेबसाइट है वो मैं बना के दूंगा, इस तरीके से बना के दूंगा, इतना टाइम ड्यूरेशन लूंगा, इतना पैसा लूंगा। उसी प्रकार से पेनिट्रेशन टेस्टिंग की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स आप उनको सेंड करते हो, ठीक है, कि हम आपको हाई लेवल सिनॉप्सिस देंगे, आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, फीचर्स क्या क्या मिलेंगे, आपकी प्रोजेक्ट डिलीवरेबिलिटी कितना होगा, आपका प्राइसिंग हम लोग कितना मतलब देते हैं। देन उसके बाद में हमारे पास में बहुत बड़ी टीम है, एक्सपीरियंस्ड होल्डर्स हैं हम लोग। फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारे पास में है, फिर बाद में हमारा वर्क का एक्सपीरियंस जो हम लोग है वो शेयर करते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है वो आपके प्रपोजल ऑफ सबमिशन पर डिपेंड। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, गोल्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या बेसिकली गोल्स होते हैं जब भी आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन पे टेस्ट करते हो
और वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हो, अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करते हो, तो जो भी आपका टारगेट है, ठीक है, उस पे आप दो प्रकार के टेस्टिंग को चेक करते हो। एक है आपका प्राइमरी और एक है आपका सेकेंडरी गोल। ठीक है, जब भी आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्ट करो तो आपके दो गोल्स होते हैं मेनली, एक है प्राइमरी गोल और एक है सेकेंडरी गोल। अब देखा जाए तो प्राइमरी गोल और सेकेंडरी गोल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन नहीं फॉलो करते, इनफैक्ट मैंने तो फिलहाल नहीं देखा क्योंकि मैं वही चीज़ें टेस्ट करता हूँ। ठीक है, जो चीज़ें ऑन गो में होती है, ठीक है, अगर जो ज़्यादा रिस्क है, ठीक है, उसको मैं पहले रिपोर्ट करता हूँ, जो कम रिस्क में है उसको मैं बाद में रिपोर्ट करता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको दो चीज़ों से कैटेगराइज किया हुआ है। आपका प्राइमरी गोल एज यूजुअल आपके बिजनेस इम्पैक्ट पे ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो हाईली रिस्क पे होता है। ओके, प्राइमरी गोल जो है वो बिजनेस रिस्क पे होता है, और सेकेंडरी गोल जो होता है वो कंप्लायंस ड्रिवन पे होता है। कंप्लायंस यानी हिपा, जीडीपीआर, पीसीआईडी, ये सब जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसके कुछ गोल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोटेक्ट स्टेक होल्डर डेटा। ठीक है, अब प्रोटेक्ट स्टेक होल्डर डेटा इसको मैं प्राइमरी पे रखूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा जो भी डेटा है वो हमेशा सेफ होना चाहिए। रिड्यूसिंग फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेशन सच एज जीडीपीआर। ठीक है, ये जो है ये मेरा कंप्लायंस ड्रिवन पे होता है। ठीक है, प्रोटेक्टिंग कंपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ensuring high level of trust, reducing likelihood of a breach to protect brand reputation। likelihood यानी जो भी ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो वल्नरेबल हो सकती है, यानी जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था, लाइक्लीहुड का मतलब ये होता है कि जब भी आप वल्नरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म करते हो, अगर वो एक्सप्लॉइट नहीं होती है लेकिन वो वल्नरेबल है, उसको हम लोग लाइक्लीहुड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि अटैकर जो है उसका परफॉर्म करके कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। इनफैक्ट आपका डेटा ब्रीच भी हो सकता है और आपकी ब्रांड की रेपुटेशन भी गिर सकती है। ठीक है, सेफ गार्ड द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फेल्यूर्स। ठीक है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को बचा करके रखना है बहुत सारे फेल्यूर से, सिस्टम फेल्यूर से। जैसे कि सपोज अगर किसी ने डॉस अटैक होगा, ठीक है, अगर सपोज मैंने डॉस अटैक मारा तो मैं आपके सिस्टम को फील कर सकता हूँ, आपके सिस्टम को क्रैश कर सकता हूँ। ओके, प्रिवेंट फाइनेंशियल लॉस थ्रू फ्रॉड। अगर कोई भी फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है, फिशिंग अटैक्स या फिर रेट लिमिटिंग अटैक्स, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल लॉसेस है उसको मैं प्रिवेंट करूं। ठीक है, और ये जो फ्रॉड होते हैं ये साइबर क्राइम के थ्रू होते हैं। ओके, मैं इंटरनल फ्रॉड्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपके ही कंपनीज में कुछ शेयर्स चुराते हैं, या फिर जो एंट्रीज होती है ट्रांजेक्शन्स की वो ऊपर नीचे होती है। ठीक है, हाँ, अगर वो डिजिटली होती है वल्नरेबिलिटीज के थ्रू तो फिर उसको हम लोग रोकते हैं, अगर नहीं होती है तो फिर वो जो है वो काफी अलग ऑडिटिंग का पार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई द की वल्नरेबिलिटीज, आपको वल्नरेबिलिटीज फाइंड करनी पड़ती है और ओवरऑल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, तो आपके कुछ गोल्स होने चाहिए, आप कैसे उस पर्टिकुलर सिस्टम पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हो। ओके, अब स्कोपिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग। स्कोपिंग का मतलब क्या है? ठीक है, स्कोपिंग का मतलब सिंपल है कि आपके पास जो टारगेट है आपको वो टेस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, क्या वो आपका जो टारगेट है वो इंटरनल में आता है या एक्सटर्नल में आता है। ठीक है, तो आपको एक बार चेक करना होता है कि मेरा स्कोप क्या है। ओके, तो स्कोपिंग का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, क्योंकि जब भी आप कोई पेन टेस्टिंग परफॉर्म करते हो तो आपको प्लान करना पड़ता है। ठीक है, आपको अपने लिमिटेशंस देखने पड़ते हैं, आपको क्या टेस्ट करना है क्या टेस्ट नहीं करना है, आपको बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स देखना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग ये छोड़ देते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जब भी आप किसी सिस्टम को टेस्ट करो आप पहले ये तो समझो कि क्या बिजनेस रन कर रहा है वो, क्या वो ई कॉमर्स है, क्या वो बैंकिंग सेक्टर है, क्या वो गेमिंग प्लेटफॉर्म है। जब आपको उसका फंक्शनल फ्लो और बिजनेस फ्लो ही नहीं समझेगा तब आप प्रॉपर तरीके से पेन टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाओ। ठीक है, देन टाइम शेड्यूल्स, आपके टेस्टिंग को कितना समय लग सकता है, लाइक 10 डेज, 20 डेज, 1 मंथ, डिपेंड करता है आपके टारगेट के साइज पे। ठीक है, तो क्या क्या स्कोप्स क्लियरिंग्स हो सकते हैं। सबसे पहले व्हाट विल बी टेस्टेड, हाउ इट शुड बी टेस्टेड।
ठीक है, मतलब आपको क्या चीज टेस्ट करनी है और वो कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, वॉट रिप्रोड्यूस विल बी अलॉकेट, ओके नॉट रिप्रोड्यूस, वॉट रिसोर्सेस विल बी अलॉकेट। ठीक है, कि आपको क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए, लाइक कोई पेड टूल्स चाहिए या फिर कोई आपको ओपन सोर्स टूल चाहिए, कोई क्रैक टूल चाहिए। तो आपके क्या क्या रिसोर्सेस है आपके टेस्टिंग में। जैसे कि अगर आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट है कि हाँ मेरा रैम जो है वो 8 GB है, लेकिन अगर मुझे मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्ट करना है तो मुझे एमुलेटर चलाना पड़ता है, तो उस एमुलेटर में मुझे हाई रैम चाहिए, तो आप रैम बढ़ा सकते हो। ओके, अगर आपको कोई टूल चाहिए ठीक है टेस्टिंग के लिए, तो आप टूल परचेस कर सकते हो। ठीक है, वो भी कंपनी परचेस करके देगी आपको। क्या क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन यानी आपको क्या चीजें टेस्ट नहीं करनी है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको डॉस अटैक नहीं करना है, आपको किसी भी यूजर का डेटा छेड़छाड़ नहीं करना है, या फिर आपको किसी का यूजर का डेटा नहीं निकालना है। इसका मतलब है कि आप एक लिमिटेशन में बंधे हुए हैं। ठीक है, आपको ऐसी वल्नरेबिलिटीज जो है वो टेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, वो प्रोहिबिटेड है। देन सेम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, पहले बिजनेस को समझो, फंक्शनल फ्लॉ को समझो, कैसे बिजनेस काम करता है। ठीक है, कैसे चीजें काम करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में जैसे कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, मेरे पास अगर 200 रुपए का टी शर्ट है, उसको मैं 1 रुपए में चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, और वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसका मतलब है कि ये वल्नरेबल है पैरामीटर टेम्परिंग से। अब यहाँ पे मेरा लॉजिक दूसरा लगा। ठीक है, वही अगर मैं बैंकिंग सेक्टर में बोलूं कि मेरे पास में विड्रॉ करने के लिए सिर्फ 100 रुपए है, मैं उसको कैसे 1 लाख रुपए का विड्रॉ कर सकता हूँ। बराबर है, इसमें मैंने वैल्यू भले ही चेंज किया, लेकिन मेरा इसमें लॉजिक डिफरेंट लगता है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये देखना है कि क्या पर्टिकुलर वेबसाइट आप टेस्ट कर रहे हो, कौन सा इंफ्रा टेस्ट कर रहे हो। पहले समझो चीजों को, उसके बाद आप टेस्टिंग करो। बहुत से लोग मैंने देखा है बस चेकलिस्ट उठाते हैं और टेस्टिंग करना चालू कर देते हैं बिना किसी सिस्टम को समझे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको सिस्टम को ही नहीं समझना है तो फिर आप कैसे वल्नरेबिलिटीज प्रॉपर टेस्ट कर सकते हो। ठीक, देन हाउ टेस्ट प्रोजेक्ट विल बी प्लान एंड शेड्यूल। आपका टेस्ट प्रोजेक्ट कैसे प्लान होता है, कैसे आप उसको शेड्यूल करते हो। जैसे कि आपने अगर कोई डोमेन सिलेक्ट कर लिया कि हाँ मुझे ये डोमेन को पहले टेस्ट करना है, फिर उसके बाद में ये डोमेन के बाद मैं कोई और डोमेन करूंगा, जो भी आपके स्कोप में है और आउट ऑफ स्कोप में है। आउट ऑफ स्कोप भी ध्यान में रखना, क्योंकि क्या होता है, अगर सपोज मैंने आपको बोला कि facebook.com है fb.com, इसको आपको टेस्ट करना है। ठीक है, लेकिन इसका जो सब डोमेन है admin.facebook.com, इसको आपको टेस्ट नहीं करना है। इसका मतलब है कि admin.fb.com ये मेरा आउट ऑफ स्कोप है, इसको मुझे टेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इन स्कोप आउट ऑफ स्कोप ध्यान में रखना। अगर कंपनी बोलती है facebook.com पे जितने भी सब डोमेन्स है, इसके आगे एक वाइल्ड कार्ड लगा होता है। ठीक है, जितने भी सब डोमेन्स आपको सारे टेस्ट करते हैं। या फिर अगर फेसबुक ने बोला मुझे मेरे पूरे आईटी इंफ्रा को टेस्ट करना, तो आप उसके मोबाइल, क्लाउड, नेटवर्क, सिस्टम, सारों चीजों को टेस्ट करोगे। ठीक है, डिपेंड करता है आपके स्कोप पे। फिर आइडेंटिफाई करो आपको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करनी है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करनी है, या फिर ग्रे बॉक्स टेस्टिंग करनी है। ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, मैं पहले भी बोलता हूँ कि अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर के देखो, तभी चीजें जो है वो क्लियर आउट होगी। ठीक है, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यानी एक रियल अटैकर टेस्टिंग होता है, जहाँ पे आपके पास में कोई प्रकार की नॉलेज नहीं होती है, ना फंक्शनल की नॉलेज होती है, ना कोड की नॉलेज होती है, ना यूजर नेम पासवर्ड की नॉलेज होती है। ये एक रियल हैकिंग अटैक है। व्हाइट बॉक्स में आपके पास में सारे चीजों की नॉलेज होती है, आपके पास में कोड है, आपके पास में फंक्शनल फ्लो है, आपके पास में यूजर नेम पासवर्ड है, आपके पास में मेथड है, आपके पास में सारी चीजें हैं। ग्रे बॉक्स सिस्टम में आपके पास में सिर्फ कुछ ही इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड है, बाकी आपके पास में कुछ भी नहीं है, आपको खुद से ही चीजें समझनी। ओके, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ जब भी आप टेस्ट करो तो हमेशा ब्लैक बॉक्स से ही चालू करो, उसके बाद अगर आपको सारी चीजें मिलती है तो आप फिर परफॉर्म करो। फिर क्रिएटिंग अ चेकलिस्ट फॉर योर असेसमेंट, आपको अपनी एक चेकलिस्ट बना करके रखनी है। ठीक है, कैसे आप उसको टेस्ट करोगे, कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज आपको टेस्ट करनी है, और आपको अपना फाइनल रिपोर्ट कब तक डिलीवर करना है, आपको ये भी देख करके रखना है। ठीक है, तो एडिशनली आपको जो है वो एक पेंटेस्ट की मीटिंग, स्कोप मीटिंग जो है वो कंडक्ट करनी होती है आपके क्लाइंट से। ठीक है, क्योंकि आप अपने क्लाइंट से पहले मीटिंग कर लो कि आप मुझे ये बताओ कि मैं कौन से एप्लीकेशन को टेस्ट करूं, कौन से एप्लीकेशन को नहीं टेस्ट करूं।
अगर आपने मुझे बोला है facebook.com को टेस्ट करना है, तो इसके सब डोमेन को भी टेस्ट करना है क्या? इसके अंदर डॉस अटैक मैं ठोक सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? मैं इसके अंदर कोई और एक्सप्लॉइटेशन कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? आपके मन में जितने भी क्वेरीज है, आप पहले ही उसको सॉल्व कर लो मीटिंग से। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीटिंग के बाद। ओके, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। अगर मैं रूल्स ऑफ एंगेजमेंट की बोलूं, तो ये भी बहुत ही ज्यादा क्रिशियल डॉक्यूमेंट होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। ठीक है, और ये बेसिकली एक रोड मैप की तरह एक्ट करता है। ठीक है, फॉर बोथ क्लाइंट और टेस्टर के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपका पैरामीटर्स जो एंगेजमेंट की होती है वो डिफाइन होती है। ठीक है, आपकी क्लैरिटी डिफाइन होती है, आप क्या क्या चीजें टेस्ट करते हो, और इसके अंदर आपका जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो उसका जो रिस्क है वो मिनिमाइज होता है। ठीक है, क्योंकि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के अंदर आपके पास में सारी चीजें होती है। सबसे पहला, आपके जो स्कोप है वो डिफाइन होता है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, कि आपको क्या टेस्ट करना है, क्या टेस्ट नहीं करना है, क्या क्या चीजें आपको करनी है आपके पेनिट्रेशन टेस्टिंग के असेसमेंट में। ठीक है, अब ये जो स्कोप एंड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है, ये दोनों एक्सपेक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों को अलग अलग तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, जब भी आप पेन टेस्टिंग असेसमेंट परफॉर्म करते हो। ठीक है, स्कोपिंग जो होता है वो आपका डिफाइन होता है कि क्या टेस्ट करना है, और ये सारी की चीजें होती है आपकी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के डॉक्यूमेंटेशन में। तो जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट का एग्रीमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसको आपको पहले अच्छे से पढ़ लेना है कि क्या आपको टेस्ट करना है, क्या टेस्ट नहीं करना है, क्या क्या उसके लिमिटेशंस है, क्या क्या रूल्स है, वो सारी की सारी चीजें रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के ही डॉक्यूमेंट में होती है। ठीक है, तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आपको एक मैनर देता है, ठीक है, कि आप कैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग कंडक्ट करोगे। ठीक है, क्या आपका स्कोप है, क्या आपका आउट ऑफ स्कोप है, क्या टेस्ट करना है, क्या टेस्ट नहीं करना है, ये सारा का सारा रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में होता है। और ये दोनों की तरफ से होगा, क्लाइंट और टेस्टर की तरफ से, क्योंकि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, देन अगर मैं कुछ बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ रूल्स एंगेजमेंट में, तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में काफ़ी सारी और डिटेल्स होती हैं जो आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में दे सकते हो। ठीक है, जो भी क्लाइंट कंपनी है, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना है, जैसे कि कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपका जो रिस्क मैनेजर है उसका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, पेनिट्रेशन टेस्टर का कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर का कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, लोकल सिक्योरिटी ऑफिसर का इंफॉर्मेशन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये जो पर्सनल डिटेल्स है ये कभी भी आपके रिस्क मैनेजमेंट में काम आए या फिर इंसिडेंट रिस्पॉन्स में काम आए। अगर मैंने कोई भी वल्नरेबिलिटी फाइंड किया, तो मुझे एक बंदा होना जो फिक्स करेगा और मुझसे कम्युनिकेट करेगा, ताकि मैं उसको बताऊं कि ये जल्द से जल्द फिक्स करो, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ठीक है, तो हमेशा आपके पास में इमरजेंसी के लिए डिटेल्स होनी जरूरी है, ये सारे एक्सपर्ट्स के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद में टाइम लाइन। ठीक है, आपके पास में एक एस्टिमेटेड टाइम लाइन होता है फॉर द एंगेजमेंट। ठीक है, कि आप कब उस पेन टेस्ट को चालू किए, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स है, और कब आप अगला स्टेप उठाओगे आपके पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, और आपको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर सिस्टम को टेस्ट करने में, जैसे कि कुछ हफ्ते लगेंगे या फिर कुछ मंथ लगेगा, तो आपका क्या टाइमलाइन है वो आपको डिसाइड करना होता। देन टाइम और लोकेशन, आप किस टाइम में काम करोगे, आप कौन से लोकेशन में टाइम काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मैं वीकेंड्स में काम करूंगा। ठीक है, तो मैं पहले चेक करूंगा कि मेरा टाइम ऑफ डे क्या है। ठीक है, आपको हमेशा टाइम ऑफ डे डिसाइड करना है कि आप बिजनेस आवर में काम करोगे, आप आफ्टर बिजनेस आवर में काम करोगे, या फिर आप वीकेंड्स में काम करोगे, उसको आप बोलते हैं टाइम ऑफ डे। ठीक है, बिजनेस आवर यानी फॉर एग्जांपल मेरा अगर सुबह से 8 से लेके तो रात के 8 बजे तक के काम है, तो मेरा बिजनेस आवर हो गया। आफ्टर बिजनेस आवर यानी सपोज मेरा जो बिजनेस है वो सुबह 8 से लेकर तो रात के 8 बजे तक है, लेकिन आफ्टर 8 बजे मतलब 8 बजे के बाद 9 से लेके तो 12 तक के मैं काम कर सकता हूँ। वीकेंड्स, अगर मेरे पास पूरा वीक डेज ही टाइम नहीं है, तो मैं वीकेंडली आपका जो सिस्टम है वो टेस्ट करूँ। ठीक है, और आप कौन से लोकेशन पे करते हो वो भी डिपेंड करता है कि आपकी जो टीम है क्या वो इन हाउस काम करी, इन हाउस यानी आप क्लाइंट के लोकेशन पे भी जाके टेस्ट कर सकते हो,
या फिर आप अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन पे भी टेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आप अपने घर पे बैठ के भी टेस्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फिर प्रिपेयर। ठीक है। सारी चीजें होने के बाद आपको अपनी पेन टेस्ट की जो जर्नी है वो चालू कर देनी है विद आपके चेकलिस्ट और टूल्स के साथ में। आप क्या क्या वल्नरेबिलिटीज की चेकलिस्ट यूज करोगे और क्या क्या टूल्स आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है। चेकलिस्ट मैंने इसके पहले आपको बता दिया है। आप ओएस में जाके चेकलिस्ट देख सकते हो, सबकी अपनी अपनी चेकलिस्ट होती है। इनफैक्ट मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट पे, जिसमें आपको पता चलेगा कि चेकलिस्ट कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है। अगर आप नए हो आप सब्सक्राइब करो, पुराने हो अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस का लुत्फ उठाओ। ठीक है। तो चीजें जो है वो मैं धीरे धीरे आपको क्लियर आउट करूंगा सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। साइबर बग साइबर सिक्योर। मिलते हैं अगले वीडियो में।